सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। नमस्कार दोस्तों, लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या कह लीजिए एक के तरीके या एक का ज्ञान, यह सत्र 30 फरवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। इसका यह 30वां सत्र है। दोहराया जाता है कि इस किताब में दी गई सारी जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। रा कहते हैं, मैं आपका एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में स्वागत करता हूँ। हम संवाद शुरू करते हैं। डॉन कहते हैं, मैं एक बयान देने जा रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है तो आप इसे ठीक कर दीजिए। यह कथन है, रचना केवल एक इकाई या एकता है। यदि केवल एक इकाई मौजूद है तो सेवा की एकमात्र अवधारणा स्वयं की सेवा है। यदि यह एक इकाई उपविभाजित होती है तो इसके एक भाग की दूसरे भाग को सेवा की अवधारणा का जन्म होता है। इस अवधारणा से सेवा की समानता स्वयं के लिए या दूसरों के लिए उत्पन्न होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के उपविभाजित होने के कारण वो भाग प्रत्येक अभिविन्यास ओरिएंटेशन का चयन करेंगे। जैसे जैसे व्यक्तिगत इकाइयां स्थान समय में प्रकट होती हैं, तो मैं मान लूंगा कि उनके पास ध्रुवीयता है। क्या यह कथन सही है? रा कहते हैं, यह कथन अंतिम वाक्यांश फाइनल फ्रेज तक काफी बोधगम्य यानी परसेप्टिव और सही है, जिसमें हम ध्यान देते हैं कि ध्रुवीयता केवल उस बिंदु पर खोजी जाने लगती है जब एक तीसरी घनत्वता वाली इकाई स्वयं की सेवा या दूसरों की सेवा के अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट या विकृति के बीच चयन की संभावना के बारे में जागरूक हो जाती है। यह उस चीज के अंत को चिन्हित करता है कि आप सचेतन जागरूकता का अचेतन या निर्दोष चरण कह सकते हैं। आप सचेतन जागरूकता यानी कॉन्शियस अवेयरनेस का अनकॉन्शियस या इनोसेंट चरण कह सकते हैं। तो डॉन कहते हैं, धन्यवाद। क्या आप मन, शरीर और आत्मा को अलग अलग परिभाषित करेंगे? तो रा कहते हैं, ये सभी शब्द सरल हैं और इसका वर्णन किया जा सकता है। जो ऊर्जा केंद्र के एक परिसर के बराबर है, शरीर जैसा कि आप इसे कहते हैं, वह उसी घनत्वता की सामग्री का बना होता है जिसका अनुभव आप दिए गए स्थान या समय स्थान पर करते हैं। सामग्रियों का यह परिसर विकृतियों के लिए उपलब्ध है, जिसे आप भौतिक अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन कहेंगे।
मन एक ऐसा परिसर है जो आत्मा के अंदर बहती हुई और शरीर के परिसर के बाहर बहती हुई को दर्शाता है। इसमें वह शामिल है जिसे आप एहसास, भावनाएं और बौद्धिक विचारों के रूप में जानते हैं, जो इसकी अधिक सचेत जटिलताओं में होता है। मन के वृक्ष में और नीचे जाने पर हम अंतर्ज्ञान को देखते हैं, जो मन की प्रकृति और वह अपने पूरे अस्तित्व परिसर के संपर्क में है या सामंजस्य ट्यून्ड में होता है। मन की जड़ों तक जाने पर हम चेतना की प्रगति को देखते हैं, जो धीरे धीरे व्यक्तिगत से जातिगत स्मृति में और फिर ब्रह्मांडीय प्रवाह में बदल जाता है और इस प्रकार उस शटल का प्रत्यक्ष कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है, जिसे हम आत्मा परिसर कहते हैं। यह आत्मा परिसर वह चैनल है जिसके द्वारा सभी विभिन्न सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ग्रही यानी प्लैनेटरी और व्यक्तिगत इम्पोरिंग को चेतना की जड़ों में फनल किया जाता है और जिसके द्वारा चेतना को शरीर और मन की संतुलित बुद्धिमान ऊर्जा के माध्यम से अनंत बुद्धिमानता के प्रवेश द्वार तक फनल किया जा सकता है। आप निश्चित बयानों की इस श्रृंखला से देखेंगे कि मन, शरीर और आत्मा आपस में कुछ इस तरह से गुथे हुए हैं जिसे अलग नहीं किया जा सकता और इनमें से एक भी एक दूसरे के बिना दूसरे जारी नहीं रह सकता। इस प्रकार हम मन, शरीर, आत्मा परिसर का उल्लेख करते हैं, ना कि उनसे अलग से निपटने का प्रयास करते हैं। हम कहेंगे कि आप अपने अनुभवों के दौरान जो काम करते हैं वह इन तीन घटकों की परस्पर क्रिया के माध्यम से किया जाता है, किसी एक के माध्यम से नहीं। तो डॉन कहते हैं, जब हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, जैसा कि हम इसे कहते हैं, इस विशेष घनत्वता और इस विशेष जन्म के अनुभव से हम इस रासायनिक शरीर को खो देते हैं। इस रासायनिक शरीर के नष्ट होने के तुरंत बाद क्या हम एक अलग प्रकार के शरीर को बनाए रखते हैं? क्या उस बिंदु पर अभी भी हम मन, शरीर, आत्मा परिसर होते हैं? रा कहते हैं यह मन, शरीर, आत्मा परिसर अब भी काफी बरकरार है। भौतिक शरीर परिसर जिसे आप अब शरीर शब्द के साथ जोड़ते हैं, वो अधिक सघन और बुद्धिमानी से सूचित, इन्फॉर्म्ड और शक्तिशाली शरीर परिसर के रूप में प्रकट होती है। तो डॉन कहते हैं, क्या इस परिवर्तन के बाद मन या आत्मा का कोई नुकसान हुआ है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, या किसी भी एक को नुकसान होता है जब इस रासायनिक शरीर को जो अब हमारे पास है वो नष्ट हो जाए? तो रा कहते हैं, आपके शब्दों में मन परिसर को काफी बड़ा नुकसान होता है, इस तथ्य के कारण कि मानसिक प्रकृति की अधिकांश गतिविधि जिसके बारे में आप इस स्थान या समय निरंतरता के अनुभव के दौरान जागरूक होते हैं, वो सतही तौर पर उतना ही भ्रम है जितना आपका ये रासायनिक शरीर परिसर है। दूसरे शब्दों में, ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जो खोता है। चरित्र या हम कहें भावनाओं और विरोधाभास या विकृतियों और ज्ञान, उनका शुद्धिकरण होता है। यदि आप पहली बार स्पष्ट होंगे तो हम कहेंगे इन शुद्ध भावनाओं और ज्ञान और विरोधाभास विकृतियों को अधिकांश भाग के लिए
भौतिक जीवन के अनुभव के दौरान या तो अनदेखा किया जाता है या कम करके आंका जाता है। डॉन कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मन, शरीर या आत्मा परिसर का उत्पाद ओरिजिनेट कैसे होती है, कैसे जहां तक आवश्यक हो पीछे जाकर क्या वे आत्मा से उत्पन्न होते हैं जो मन को बनाता है और मन शरीर को बनाता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? रा कहते हैं, हम आपसे यह विचार करने के लिए कहते हैं कि आप विकास का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यह विकास वैसा ही है जैसा हमने पहले वर्णित किया है। चेतना पहले होने के कारण पहले घनत्वता में गतिहीन एक रैंडम चीज है, चाहे आप इसे मन कहें या शरीर परिसर। यह एक अर्थपूर्ण समस्या है। हम इसे मन, शरीर, परिसर कह सकते हैं, हमेशा यह पहचानते हुए कि इस परिसर के सरलतम कण में इसकी संपूर्णता में एक अनंत रचयिता मौजूद है। यह मन, शरीर, परिसर फिर एक दूसरे घनत्व में प्रकाश की ओर बढ़ने और मुड़ने की खोज करता है। इस प्रकार जागृति, जिसे आप आत्मा परिसर कह सकते हैं, जो कि अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश की ओर तीव्र होकर ऊपर की ओर कुंडलीदार तरीके से घूमते हुए बढ़ती है। इस आत्मा परिसर का जोड़ हालांकि वास्तविक के बजाय स्पष्ट है। यह स्थान समय की शुरुआत में संभावित रूप से अस्तित्व में है, तीसरे घनत्वता में जाने के द्वारा खुद को पूर्ण करता है। जब मन, शरीर, आत्मा, परिसर स्वयं या अन्य स्व की सेवा की संभावना के बारे में जागरूक हो जाता है, तो मन, शरीर, आत्मा, परिसर सक्रिय हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज का सत्र हम यहीं पे पूरा करते हैं। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.